हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डायमेटिक गैस की विशेष ऊष्मा क्लासिकल थ्योरी से थी। अब वो है, हम देखते हैं कि किसी डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस जैसे हाइड्रोजन गैस इज डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा CV/R और ताप में ग्राफ खींचा गया। तो इस तरह से ये प्रायोगिक ग्राफ प्राप्त होता है। ये CV/R और ये ताप इस तरह से बढ़ रहा है और ये है CV/R का मान। तो ये प्रयोगों से प्राप्त ग्राफ है। इन प्रयोगों से प्राप्त ग्राफ को किस तरह से थ्योरी से जस्टिफाई किया गया ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि लो टेम्परेचर पर, निम्न तापों पर CV/R का मान द्विपरमाणु गैस के लिए 3/2 होता है। ठीक है, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे 3/2 से मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर लगभग 300 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर इस CV/R का मान 5/2R तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हो गई सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन रहता है। सिर्फ इस ताप पर द्विपरमाणु गैसों में सिर्फ स्थानांतरणीय गति रहती है और कमरे के ताप पर उनमें वाइब्रेशन, घूर्णन भी उत्पन्न हो जाता है। घूर्णन हो जाता है तो ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और जैसे जैसे ताप का मान और बढ़ता जाता है वैसे वैसे CV/R का मान 7/2R तक पहुंच जाता है, यानी कि उनमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल तीनों मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रायोगिक ग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए क्वांटम स्टैटिक्स का यूज लेते हैं। ठीक है, क्वांटम स्टैटिक्स के अनुसार एक घूर्णी अणु की ऊर्जा, निम्न घूर्णी अणु की जो ऊर्जा होती है वो ये होती है, E घूर्णन बराबर n+1 h²/8π²I, जहाँ पर जो n है वो एक पूर्णांक है, h है वो प्लैंक कांस्टेंट है और I जो है वो द्रव्यमान केंद्र के प्रति अणु का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, अणुओं का द्रव्यमान केंद्र जिस एक्सिस के सापेक्ष वो घूर्णन गति कर रहे हैं उसके सापेक्ष उन अणुओं का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो ये तो हो गई घूर्णी ऊर्जा। अब कंपन वाली ऊर्जा कौन सी होती है? कंपन वाली ऊर्जा होती है n+12h²। न्यू है कंपन की आवृत्ति, n है पूर्णांक। इस तरह से एक क्वांटम स्टैटिक्स के अनुसार घूर्णी ऊर्जा ये होती है, कंपनी ऊर्जा ये होती है। तो हम किसी भी ऊर्जा अवस्था में, ये डायटोमिक गैस है, ये डायटोमिक गैस किस प्रकार से किसी ऊर्जा अवस्थाओं में वितरित हैं वो हम ज्ञात करने के लिए घूर्णन और कंपन की अलग अलग पार्टीशन फंक्शन का मान निकालते हैं। ठीक है, यानी कि अणुओं के वितरण को बताने के लिए पार्टीशन फंक्शन है और पार्टीशन फंक्शन का मान हमें पता है z बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल -EI/kT। ठीक है, तो ये होता है पार्टीशन फंक्शन का मान। इसमें ये लिख दिया फिर समेशन। ये सवितरण फलन प्राप्त होने पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से अणु किसी स्टेट्स में वितरित हैं। तो ये वितरण देखने के लिए हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले कंपन के लिए पार्टीशन फंक्शन और घूर्णन के लिए पार्टीशन फंक्शन, ओके, अलग अलग मान होता है। ठीक, तो यहाँ पर घूर्णी जो ऊर्जा है वो घूर्णी ऊर्जा n+1 h²/8π²I है और जबकि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो n+12h² है। तो ये अधिक सरल है, इसकी गणना करना, मतलब कंपन के लिए पार्टीशन फंक्शन का मान निकालना बहुत आसान है। तो हम इसको निकालते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन का मान निकालने के लिए सबसे पहले z जो है वो ये हो जाएगा समेशन -E/kT और ये क्या हो जाएगा, E वाइब्रेशनल तो Z
वाइब्रेशनल, यानी कि वाइब्रेशनल स्टेट्स के लिए पार्टीशन फंक्शन का मान। तो जेड के लिए पार्टीशन फंक्शन जेड वाइब्रेशनल समेशन एक्सपोनेंशियल ई वाइब्रेशनल के टी, ठीक है। ई वाइब्रेशनल का मान रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस हाफ एच न्यू, ये हो गया ई कंपन का मान अपॉन के टी, ठीक। ये समेशन एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस हाफ ई एच न्यू अपॉन के, एच न्यू अपॉन के जो हैं उसको हम एक नए कांस्टेंट से लिख सकते हैं, तो वो हैं थीटा वाइब्रेशनल। तो थीटा वाइब्रेशनल लिख दिया, और ये थीटा वाइब्रेशनल की जो यूनिट है इसको कैलकुलेट करने पर, इसकी यूनिट कैलकुलेट करने पर टेम्परेचर की यूनिट आती है, इसलिए थीटा वाइब्रेशनल को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, अभिलाक्षणिक ताप, ठीक है। अब हमारे पास में इसका मान निकालना है जेड कंपन का। जेड कंपन का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एन की वैल्यू रखते जाते हैं। समेशन है तो ये जो सिस्टम है ये सतत नहीं है, सतत नहीं है तो इसको समाकलन से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको डिस्क्रीट ही मानते हुए एन की वैल्यू पुटअप करते जाते हैं। तो ई एन बराबर 0, 0 से स्टार्ट है एन की वैल्यू, पूर्णांक है इसलिए, तो ई की पावर माइनस हाफ थीटा वाइब्रेशनल अपॉन टी, ये हो गया फर्स्ट टर्म। यहाँ पर लिख देते हैं ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन 2t प्लस टी की पावर माइनस थीटा ई, अब 1 होगा तो 3/2 टी प्लस ई की पावर माइनस 5/2 थीटा ई टी अपॉन टी, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस 7/2 थीटा ई अपॉन टी, ठीक। अब इनमें से ये देखें इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त होगी एन की वैल्यू रखने पर। अब इस पूरे समीकरण में से देखें तो थीटा ई अपॉन 2t क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर माइनस थीटा वाइब्रेशनल थीटा ई नोट थीटा वाइब्रेशनल को कॉमन ले लिया, अपॉन 2t को कॉमन ले लिया, बच गया क्या, पहले वाले टर्म में ये कॉमन आ गया तो 1, यहाँ पर 1/2t कॉमन आ गया तो ये माइनस थीटा कंपन अपॉन टी प्लस थीटा ई कंपन अपॉन 2t, थीटा कंपन अपॉन 2t कॉमन आ गया तो -2 बच गया, 2 थीटा कंपन अपॉन टी, इस तरह से एक ये ब्रैकेट में वैल्यूज आ गए एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस में है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही बात आएगी, यानी माइनस ई की पावर -2 थीटा या ई की पावर माइनस थीटा का स्क्वायर, तो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम जानते हैं कि 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन बराबर होता है 1/1 - x। तो यहाँ पर जेड वाइब्रेशन की वैल्यू लिखिए 1/1 - x, तो ये तो एज इट इज आ गया, ये तो एज इट इज आ गया, और 1/1 - x, 1 - x की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस थीटा कंपन अपॉन टी, ठीक है। तो ये है जेड वाइब्रेशन के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। जब पार्टीशन फंक्शन का मान आ गया तो किसी स्टेट में अणुओं की संख्या, किसी स्टेट में अणुओं की संख्या जो होती है n/z ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं इसको -e/kt, ये होती है किसी स्टेट में अणुओं की संख्या पार्टीशन फंक्शन के रूप में। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसमें अणुओं की संख्या कैपिटल N है, तो किसी nth स्टेट में nवीं अवस्था में अणुओं की संख्या का मान, nवीं यानी i की जगह स्मॉल n, nवीं अवस्था में अणुओं की संख्या का मान n/z, z की वैल्यू ये रख दी और ये ऊपर चला जाएगा, और e की पावर माइनस ई ith स्टेट में जो एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो -n + ½ थीटा कंपन अपॉन टी, ओके। अब यहाँ पर ये है कि हमने इसका अलग अलग कर दिया, यानी e की पावर -n थीटा कंपन अपॉन टी को तो अलग कर लिया, ये तो बाहर आ गया, और बच गया क्या है इसमें
इसमें बच गया यहाँ पर e की पावर माइनस एन थीटा कंपन अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला माइनस थीटा कंपन अपॉन टी और ये माइनस थीटा, ये वाली सेकेंड टर्म ई की, इस ई को हमने क्या कर दिया, दोनों में अलग अलग कर दिया। एक तो एन में बच गया, एक हाफ में बच गया, तो ऊपर नीचे हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना एन, ये एन वाली टर्म आ जाएगी ई की पावर माइनस एन थीटा कंपन अपॉन टी, ये टर्म आ गई और बची हुई राशि ये। ठीक है, तो किसी एनवीं अवस्था में अणुओं की संख्या, कंपन ऊर्जा, एनवी कंपन अवस्था में अणुओं की संख्या। अब यहाँ पर n बराबर 0, 1, 2 रखने पर किसी कंपन अवस्था में अणुओं की संख्या जो निकलेगी वो ये है, n बराबर 0 रखेंगे, n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं कि n बराबर 0 में ये तो हो गया 1 n ये, यानी कि इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, यानी ग्राउंड स्टेट में भी अणु प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, पहले स्टेट में देखिए, पहले स्टेट में देखेंगे तो ये आ जाएगा, दूसरे स्टेट में देखेंगे तो 2 आ जाएगा n की जगह। ओके, और हम ये देखते हैं ये वाली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये काल्पनिक ऊर्जा अवस्थाओं में अणुओं की संख्या, ये है काल्पनिक ग्राउंड स्टेट में अणुओं की संख्या, ये फर्स्ट काल्पनिक एनर्जी स्टेट में, ये सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में। ठीक है, अब हम ये देखें लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर का मतलब हो गया T लेस देन थीटा कंपन। उस केस में जब T लेस देन थीटा कंपन है तो उस केस में थीटा कंपन वाइब्रेशनल अपॉन टी की जो थीटा वाइब्रेशनल ग्रेटर देन टी है और ये हो जाएगा 1 से कम। 1 से कम है तो इसका जो चरघातांकी पद है e की पावर माइनस थीटा वाइब्रेशनल अपॉन टी है, ये चरघातांकी पद जो है वो नेग्लेक्ट, 0 के बराबर। जब जो 0 के बराबर है ये, तो हम देखते हैं कि अत्यंत न्यून ताप पर ये 0 में चला गया तो n0 बराबर n, n1 बराबर दिस, n0 बराबर n, n1 n2 और ये वाली जो 0 में चली गई तो ये 0 हो गया इसका मान, इसको मान 0 हो गया तो ये गुणा में है तो बाकी की अणुओं की संख्या 0 है, यानी बाकी की काल्पनिक ऊर्जा अवस्थाओं में अणुओं की संख्या 0 है, जबकि सारे के सारे अणु किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। किस ताप पर, T बराबर 0 केल्विन के निकट। ओके, यानी अत्यंत न्यून तापों पर सभी परमाणु ग्राउंड स्टेट में रहेंगे और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो एनर्जी हमने निकालना चाहें तो E वाइब्रेशनल n प्लस हाफ h न्यू, ये निकालना चाहे तो कितनी आ जाएगी, n बराबर 0 के लिए n हाफ h न्यू। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो हाफ h न्यू है। ओके, 0 केल्विन के निकट सभी अणु कंपन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं और जिसका मान कितना होता है, हाफ h न्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर सभी अणु निम्नतम ऊर्जा अवस्था में हैं और अणुओं की जो ऊर्जा है वो 0 नहीं होती है, जबकि हाफ h न्यू, जिसको कि 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब इस केस में ये तो हो गई एक अवस्था में अणुओं की संख्या। अभी इस पूरे द्विपरमाणु गैस के निकाय के लिए कुल अणुओं की जो ऊर्जा है वो EI NI। ठीक है, एक स्टेट में एनर्जी और ये अणुओं की संख्या, इसका मान रखें हम, इसका मान रखते हैं तो यहाँ पर U का जो मान है वो आ जाता है n के थीटा कंपन हाफ प्लस दिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक दोलित्र की माध्य ऊर्जा हम निकालना चाहें, एक दोलित्र की माध्य ऊर्जा U अपॉन n, इसका मान ये रहा। ठीक है, माध्य ऊर्जा का मान ये रहा। तो हम ताप की सीमाओं में निकालना चाहें कि अत्यंत निम्न तापों पर आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होगा। अत्यंत निम्न तापों पर चरघातांकी पद बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये 1 प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से के थीटा कंपन अपॉन 2, ये वाली जो चीज़ है ये 1 प्लस करके आएगा, 1 प्लस करके आएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और वो उसका मान बहुत ज़्यादा है इसलिए वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये है आंतरिक ऊर्जा जो है वो के थीटा कंपन अपॉन 2 यानी हाफ h। यही है एनर्जी, यानी निम्न तापों पर वाइब्रेशनल स्टेट्स की जो ऊर्जा है, अणुओं की जो ऊर्जा है वो हाफ h नहीं होती है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आती है। अब उसके बाद में अत्यधिक उच्च तापों पर भी मान प्राप्त किया जा सकता है
अणुओं की आंतरिक ऊर्जा का मान अत्यधिक उच्च तापों पर यानी T थीटा कंपन, तो एक्सपोनेंशियल थीटा कंपन अपॉन T, इसका मान उसमें चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये 1 से लेस देन हो जाएगा। तो e की पावर x इज लेस देन 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस। तो यहाँ पर हायर ऑर्डर टर्म ये और भी कम हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस दिस, x का मान है थीटा कंपन अपॉन T, ठीक है। और इसको 1 अपॉन में निकालना चाहिए क्योंकि हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा के फॉर्मूले में ये है। इसका मान निकालेंगे अत्यंत उच्च तापों पर, इसका मान निकालेंगे तो T अपॉन थीटा कंपन, T अपॉन थीटा कंपन निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसका मान। तो यहाँ पर हम ये देखें, यहाँ पर ये ई बार के थीटा कंपन वाइब्रेशनल हाफ प्लस T अपॉन थीटा वाइब्रेशनल, चूँकि इस केस में थीटा वाइब्रेशनल अपॉन T इसका मान बहुत कम है, तो T अपॉन वाइब्रेशन का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हाफ को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा K थीटा वाइब्रेशनल इंटू T अपॉन थीटा वाइब्रेशनल, थीटा वाइब्रेशन कैंसिल आउट, तो KT। तो ये अत्यधिक उच्च तापों पर जो ऊर्जा है वो KT हो जाती है, जबकि लो टेम्परेचर पर जो ऊर्जा का मान है वो हाफ hν है। ओके, अब हम इसका मान निकालना चाहते हैं कि उसकी CV का मान, विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा। तो पहले विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला निकालने के लिए जो काल्पनिक आंतरिक ऊर्जा है उसका T के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये रही आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। ये सभी तापों पर है, ये ताप की कोई सीमा नहीं है। तो ये आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा किसी T ताप पर आंतरिक ऊर्जा ये है, तो T ताप पर कंपनी की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो यहाँ से आ जाएगी। इसका अवकलन किया T के सापेक्ष इस वाली इक्वेशन का, तो ये यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ताप की सीमाओं में निकालना चाहें तो ताप की सीमाओं में निकालना चाहते हैं तो अत्यधिक न्यून तापों पर, अत्यधिक न्यून तापों का मतलब हो गया T लेस देन थीटा कंपन, तो CV कंपन जो है वो लगभग 0 होता है, ठीक है। यानी कि लो टेम्परेचर पर जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 0 प्राप्त होती है। जबकि हाई टेम्परेचर की बात करें तो यह जो हाई टेम्परेचर T ग्रेटर देन थीटा कंपन, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने पर नीचे जो बच जाता है थीटा कंपन अपॉन T का स्क्वायर बच गया, ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 1 प्लस थीटा कंपन अपॉन T, थीटा कंपन अपॉन T ये उसके मान से बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 1 बच गया, यानी CV बराबर R। हाई टेम्परेचर पर ये R हो गया और ये आ गया लगभग 0, ठीक है। तो ये है काल्पनिक विशिष्ट ऊष्मा डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है। और यदि इसी तरह से घूर्णन वाली कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, तो घूर्णन वाली को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये उसकी एनर्जी हो गई, ये एनर्जी है, तो घूर्णन यहाँ पर थीटा घूर्णन लिख दिया, और इसको कैलकुलेट करने पर भी इस CV का मान घूर्णी भाग जो है वो R के बराबर आता है। इसकी एनर्जी जो है वो KT है और CV का घूर्णी भाग R के बराबर आता है। तो इस तरह से जो लो टेम्परेचर है उस पर स्पेसिफिक हीट का मान डायटोमिक गैस के लिए 0 मान के प्राप्त होता है, 0 केल्विन पर, और हायर टेम्परेचर पर इसका मान R तक जाता है। तो ये द्विपरमाणु गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा निकाली गई, जो कि प्रायोगिक मान से सहमति प्रकट करती है। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकाली जाती है। थैंक यू।